सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने ऑपरेशन नारकोस को शुरू किया? तो आंसर होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल ने। तो अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 1 महीने के लिए एक अभियान चलाया था। उसी को नाम दिया ऑपरेशन नारकोस, जिसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों को जब्त किया। ये ऑपरेशन अभी जून के महीने में ही चलाया गया था। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, अभी कुछ समय पहले ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क चलाया था। उसका संबंध किससे था? अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए चलाया था वो ऑपरेशन सतर्क। याद आया? बाकी ऑपरेशन आहट महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया था। ऑपरेशन मेरी सहेली ये दक्षिण पूर्वी रेलवे ने चलाया था कोलकाता में महिलाओं को सुरक्षित उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन गंगा की बात करेंगे तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन गंगा। ये कई बार अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसको ध्यान रखना। इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि अफगानिस्तान से वापस भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन उपलब्ध भी चलाया था टिकट बुकिंग की कालाबाजारी को रोकने के लिए। और रेल यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा ऑपरेशन या कौन सा मिशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन अमानत। वैसे अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा भी चलाया था। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को बढ़ावा देने के लिए था वो ऑपरेशन महिला सुरक्षा। अच्छा, ऑपरेशन परिवर्तन का नाम आपने जरूर सुना होगा। भांग की खेती को खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था। बताओ किस राज्य सरकार ने? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। बाकी आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। अभी आपको पता है अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बन गए? विनय कुमार त्रिपाठी बन गए। चलो एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो। अभी भारतीय रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया था? ये बताओ आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की काई चटनी को जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। देखो यहाँ काई मतलब हो गया एक रेड वीवर चींटी। वीवर मतलब बुनकर। एक्चुअली में ये जो रेड वीवर चींटियां हैं ये पेड़ों की पत्तियों से घोंसला बनाती है। और इस घोंसले की भी कुछ खासियत है, जैसे कि हवा का सामना कर सकता है ये घोंसला, इतना मजबूत होता है। और पानी भी इन घोंसलों के अंदर नहीं जा सकता, ये इस तरह से बनाती हैं। ये इसकी खास बात हो गई। और जिन चींटियों की हम बात कर रहे हैं रेड वीवर चींटियां, ये उड़ीसा में जो मयूरभंज जिला है वहाँ पे बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो वहाँ के जो ट्राइब्स हैं, जो आदिवासी हैं, वो इन चींटियों से एक पेस्ट बनाते हैं जिसे ही कहा जा रहा है काई चटनी। उस चटनी को ये लोग खाते हैं। हाँ, मतलब चींटियों से बनी हुई है वो चटनी। उसको ये खाते हैं बड़े चाव से। और उसके फायदे ये बताते हैं कि अगर किसी को फ्लू हो रहा है, सामान्य सर्दी हो रही हो, काली खांसी से छुटकारा पाना हो, भूख बढ़ानी हो, आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाना हो, तो आप ये काई चटनी खाइए, आपको सब में लाभ मिलेगा। तो अभी इसी काई चटनी के लिए उड़ीसा ने आवेदन किया है जीआई टैग पाने के लिए। अच्छा, जीआई टैग में जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसका अधिनियम आया था 1999 में, लेकिन यह लागू हुआ था 2003 में। और अगर पूछा जाए पहला जीआई टैग कब और किसे मिला था, तो सन 2004 में मिला था दार्जिलिंग टी को, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अच्छा बताओ, अभी किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला था? महाराष्ट्र के वाडा कोलम चावल को जीआई टैग मिला था अभी, ये भी याद रखना। उसी तरह से मध्य प्रदेश में चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला था। और असम की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला था। और नागालैंड की ककड़ी को मिला था अभी। राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला। और पश्चिम बंगाल के सरभजा और सरपुरिया मिठाई को भी मिला था। अच्छा बताओ, किस राज्य का है काला चावल जिसको जीआई टैग मिला था? तो आंसर होगा मणिपुर। तो महाराष्ट्र का तो वाडा कोलम चावल और मणिपुर का काला चावल और मध्य प्रदेश का चिन्नौर चावल और एक असम का भी है बोका चावल। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जुलाई 2022 में मलेशिया ओपन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन ने। तो ये है मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022,
तो इसमें एक तो मेन सिंगल टाइटल किसने जीता ये याद रखना, विक्टर एक्सेलसेन। चलो ये बताओ ये है कहाँ के, ये डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं। और डेनमार्क की कैपिटल क्या होती है बताओ, कोपेनहेगन। आपको याद होगा कोपेनहेगन डेनमार्क में ही अभी नॉर्डिक और भारत के बीच की जो दूसरी समिट है, दूसरा सम्मेलन है, वो हुआ था। और याद रखना वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जिसपे डेनमार्क का अधिकार है, तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। तो आपने क्या कहा कि मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया विक्टर एक्सेलसेन ने। अब आप कहोगे वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता, तो आंसर होगा इंतानोन ने। ये थाईलैंड की है इंतानोन। अच्छा, बैडमिंटन से याद आएगा, एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, पहली बार इसको भारत ने जीता है, इसीलिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको हराया, 14 बार की चैंपियन रही इंडोनेशिया को हरा दिया इंडिया ने। आपको बताए इंडोनेशिया, इसके पास इस साल G20 की अध्यक्षता है, अगले साल इंडिया के पास होगी। उबेर कप जो कि महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसको साउथ कोरिया ने जीत लिया चाइना को हरा करके। इससे पहले आपको याद होगा 2022 का जो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसमें पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेलसेन ने ही जीता था और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था चाइना की चेन यूफेई ने। और अभी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 जो कि मनीला फिलीपींस में हुई थी, उसमें हमारी जो शटलर हैं यानी कि बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, उन्होंने कौन सा खिताब जीता था, ब्रोंज मेडल जीता था। और बात पीवी सिंधु की चल रही है तो आपको बता दूं टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता। इससे पहले जो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर जीता था। और अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने ही जीता था। ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था। और याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है, तो आंसर होगा लखनऊ में। ये वही लखनऊ है जहां पे आपको सिडबी का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अच्छा, बैडमिंटन की बात होती है तो तस्नीम मीर का नाम भी याद आना चाहिए। 2022 में दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी ये, गुजरात से है ये। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे, चलिए बताइए। जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का अनावरण किया, तो आंसर होगा भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया। कांस्य यानी कि ब्रोंज से बनी हुई है ये। अच्छा, अगर बात करें अल्लूरी सीताराम राजू की, तो उन्होंने आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया था, इसीलिए इनको जंगलों का नायक भी कहा जाता है। याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि जंगलों का नायक किसे कहते हैं, तो आंसर कर देना अल्लूरी सीताराम राजू को। उन्हें बेहद कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 1922 में रंपा विद्रोह का नेतृत्व भी किया था जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। अच्छा, स्टैचू की बात चल रही है, कुछ महत्वपूर्ण स्टैचू जो अभी न्यूज में थे उनका रिवीजन करते हैं एक बार। आपको याद होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने ही मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। चलो बताओ, स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी स्टैचू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, और ये 70 फीट ऊंची है। अभी इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित किया गया। अच्छा, याद रखना, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी कि लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा, लगभग 100 फीट लंबी ये प्रतिमा है, कहाँ पे बन रही है, बोध गया में। इसके मूर्तिकार है मिंटू पॉल। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये स्थापित की गई थी हैदराबाद में, संत रामानुजाचार्य जी की है ये, 216 फीट ऊंची है ये बैठी हुई मुद्रा में है। दुनिया की बैठी हुई मुद्रा में दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति यही है, कहाँ पे, हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ पीस आप जानते हो, ये कहाँ पे स्थापित की गई थी, राजस्थान के पाली में। आचार्य विजय वल्लभ जी की 151 इंच की है ये, अष्ट धातु से बनी है ये। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है ये। दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, 182 मीटर हाइट है। कहाँ पे स्थापित की गई, केवड़िया गुजरात में। इसके वास्तुकार का नाम है रामवी सुतार। तो ये कुछ फेमस स्टैचूज हैं जो अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, आपके न्यूज में आपने पढ़ी है, एक बार हमने रिवाइज भी कर लिया, तो ये सारी याद रखना। बढ़ते आगे।
फिर बताइए, अभी हाल ही में यूके संसद ने किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा तनुजा नेसारी को। तनुजा नेसारी ये कौन है? ये अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की निदेशक हैं, जिनको यूके की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है। उन्हें भारत और विदेशों में आयुर्वेद के विकास को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है। क्या नाम है? तनुजा नेसारी। अच्छा, किशोर कुमार दास का नाम आपने सुना होगा। बांग्लादेश के शिक्षक चैरिटी विद्यानंदो के संस्थापक हैं विकास कुमार दास। अभी यूके ने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। उसके अलावा आपको याद है डॉक्टर भूषण कुमार व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। आरिफा जोहरी का नाम आपने सुना होगा। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता था। अभी यूके ने भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यूके में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 75 स्कॉलरशिप देने की घोषणा भी की है, शुरुआत भी की है। तो इस प्रश्न से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की स्टार्टअप राजधानी कौन सी है? तो आंसर होगा बंगलुरु। तो हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 के अनुसार बंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की स्टार्टअप राजधानी बना हुआ है। इसके बाद दिल्ली एनसीआर से 25 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए और फिर मुंबई से कितने? 16 यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? वो स्टार्टअप जिनके मार्केट कैप यानी कि बाजार पूंजीकरण उनका कितना, यानी कि मार्केट वैल्यू उनकी कितनी हो चुकी है? $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। आपको याद है अभी भारत का 100वां यूनिकॉर्न कौन सा बना था? नियो बैंक ओपन। अगर आपसे पूछें कि फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न ये कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 आया था अभी दिसंबर में, उसमें पहले स्थान पे यूएसए है, यानी कि सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश से है उस मामले में था ये इंडेक्स। फर्स्ट नंबर पे यूएस, सेकंड पे चाइना और तीसरे पे भारत आ गया यूके को पछाड़ करके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत कौन से स्थान पे था? 121वें स्थान पे था। टॉप पे था फिनलैंड। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37 नंबर पे था। टॉप पे डेनमार्क था। अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 आया था, उसमें भारत 135वें स्थान पे था। टॉप पे आइसलैंड था। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसमें बताया गया था दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, इसको जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। तो टॉप पे इसमें था ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। भारत से दिल्ली इसमें 112वें स्थान पे था। और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2021 में गोल्ड को रिसाइकिल करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। टॉप पे चाइना है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत आखिरी स्थान पे आया था, 180वें स्थान पे। टॉप पे डेनमार्क था। फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, उसमें भारत 150वें स्थान पे था। टॉप पे नॉर्वे था। अभी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, उसमें भारत 54 नंबर पे था। टॉप पे जापान था। आपने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ी होगी, उसमें भारत 136 नंबर पे था। टॉप पे फिनलैंड था। आपने डेमोक्रेसी इंडेक्स लोकतंत्र सूचकांक पढ़ा होगा, उसमें भारत 46 नंबर पे था। उसको जारी किसने किया था? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। भारत 46 पे था। टॉप पे नॉर्वे था। भ्रष्टाचार सूचकांक पढ़ा होगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, जिसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। भारत 85 नंबर पे था। अभी IQ एयर ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की थी। और देशों की बात करेंगे कंट्रीज की, तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश बताया गया, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज में बात करेंगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। और शहरों में बात करेंगे तो राजस्थान के अलवर का भिवाड़ी शहर सबसे प्रदूषित शहर बताया गया था। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था अधिक नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है। तो पहले स्थान पे ढाका है, दूसरे स्थान पे भारत का मुरादाबाद है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ये सारे इंडेक्सेस मैंने आपको बताया जो 2022 के हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर के राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है, उसमें उड़ीसा ने टॉप किया है। मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में उड़ीसा टॉप पे रहा है। सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे है आंध्र प्रदेश। तो इस रैंकिंग को रिलीज किसने किया?
हमारे खाद्य व जो उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल ने, और इसमें विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा टॉप पे रहा है, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश और थर्ड पे सिक्किम रहा। अब उड़ीसा टॉप पे है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और आप जानते हो भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया है भुवनेश्वर में ही। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये कहाँ पे होंगे? भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल हैं। अभी आपको याद होगा उड़ीसा की मो बस सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी आपको याद होगा 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी भोपाल में, उसमें उड़ीसा टॉप पे रहा था, कर्नाटक को हराया था। अभी भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये भी शुरू किया था उड़ीसा ने ही। उसके अलावा याद रखना उड़ीसा जो है ये भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला भी स्थापित करेगा। उड़ीसा का स्थापना दिवस जिसे उत्कल दिवस बोलते हैं ये मनाया था 1 अप्रैल को। और मैंने आपको बता ही दिया ना देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में आपको कोणार्क सूर्य मंदिर भी मिलेगा। अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर बना, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 10 रुपए के जो करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। किसने निर्माण करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी बन रहा है उड़ीसा में, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। याद रखना 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला जो पहला शहर है वो है उड़ीसा का पुरी। जगन्नाथ रथ यात्रा ये भी पुरी से ही अभी शुरू हुई थी। अभी इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल प्रतियोगिता में उड़ीसा टॉप पे रहा था। अच्छा, कौन कौन से यहाँ पे पर्व या त्योहार मनाए जाते हैं? काफ़ी आप पढ़ते होंगे, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया। अभी पाखल दिवस भी आपने उड़ीसा में ही मनाया था, 20 मार्च को पाखल दिवस के रूप में मनाया गया। सिमलीपाल व भितरकनिका नेशनल पार्क ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। अभी आपको याद होगा नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 में टॉप पे रहा था उड़ीसा। ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो बताओ हाल ही में किस राज्य में एक दिहाड़ी महिला सरोजिनी मोहंता उनका नाम है, उनके नाम पर जंगल के एक छोटे हिस्से का नाम रखा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के बोनाई वन प्रभाग में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला है जिनका नाम है सरोजिनी मोहंता, जिन्होंने बहुत बदलाव लाया है, उनके नाम पर जंगल के एक छोटे हिस्से का नाम रखा है। उन महिला ने सिर्फ 2 सालों में जो खाली पड़ी हुई जमीन थी वहाँ पे जंगल को उगा दिया। तो अब उन्हें जो उन्होंने जंगल उगाया है, जो पौधे वहाँ पे उगाए हैं, उनकी देखभाल के लिए काम पे रखा गया है। यानी कि हमारा प्रश्न क्या था कि अभी किस राज्य में एक दिहाड़ी महिला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली महिला है सरोजिनी मोहंता, उनके नाम पे जंगल का एक छोटा सा हिस्सा है उसका नाम उनके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। बढ़ते आगे, क्योंकि उड़ीसा के बारे में तो हम पीछे बढ़ चुके हैं। चलो बताओ अभी हाल ही में किस देश की वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड निर्मित तेजस लड़ाकू विमान खरीदेगी या खरीदने का प्लान कर रही है? तो आंसर होगा मलेशिया। तो तेजस ये भारत में स्वदेशी तकनीक से बना 4था जनरेशन का हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। तो मलेशिया इसे खरीदना चाहता है। अभी भारत और मलेशिया के बीच में इस फाइटर जेट की डील के लिए बातचीत चल रही है। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसके सीएमडी कौन है? आर माधवन है। चलो यहीं से लिंक्ड करके एक इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बताना कि वो कौन सा देश है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? तो आंसर आप ही लोगों को करना है इसका कमेंट बॉक्स में। कई बार मैंने आपको रिपीट करवाया ये प्रश्न। अच्छा मुझे तो बताओ, अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स आया था, उसमें भारत की जो वायुसेना है वो कौन से स्थान पर है? तो याद रखना 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पे यूएस की वायुसेना, दूसरे पे रशिया की वायुसेना और तीसरे पे है भारतीय वायुसेना। हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है वैसे? विवेक राम चौधरी है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नेवल चीफ हमारे आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर को मनाते हैं। और आर्मी चीफ हमारे मनोज पांडे, ये भी नए बने हैं 29 नंबर के। वैसे आर्मी डे हम 15 जनवरी को मनाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखना। बढ़ते आगे,
अच्छा बताइए, अभी हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन, ये किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आंसर होगा महासागर। आपको अगर याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पे शुरू हुआ था? लिस्बन में। लिस्बन ये पुर्तगाल की कैपिटल है। तो इसका समापन लिस्बन घोषणा, हमारा महासागर हमारा भविष्य हमारी जिम्मेदारी को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। उन्होंने माना कि विकासशील देश, विशेष रूप से सबसे कम विकसित देश और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों को क्षमता निर्माण में सहायता की आवश्यकता है। वे समुद्री प्रदूषण को कंट्रोल करने, उसे कम करने और रोकने पर काम करने पर भी सहमत हुए हैं। तो लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध किससे है या किसके संरक्षण से है? महासागरों के संरक्षण से है। ये आप ध्यान रखना। और ये भी याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था लिस्बन में। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया? तो आंसर होगा टी राजा कुमार। अच्छा, वैसे तो इसके बारे में हमने पढ़ ही लिया है पहले, लेकिन अभी इन्होंने अपना पद ग्रहण कर लिया है, इसलिए इनका नाम वापस से न्यूज में आया, तो मैंने भी आपको बता दिया, ध्यान रखना। कौन है अध्यक्ष? टी राजा कुमार। आप जानते हो अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख बने थे और इस पद पर आने वाले ये पहले अफ्रीकी भी हैं, तो इनका नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नाम बताओ क्या है? गिलबर्ट होंगबो। अभी प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? तो आंसर होगा फ्रांसिस कैरे। और स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो आंसर होगा विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में आपको मिल जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या है? आतंकवाद के लिए टेरर फंडिंग को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी इसने किस देश को ग्रे लिस्ट में डाला था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात को। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो आंसर होगा गांधीनगर। तो ये है डिजिटल भारत सप्ताह 2022। ये अभी 4 जुलाई को शुरू हुआ, जो कि 6 जुलाई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल भारत को बढ़ावा देना। इसकी थीम क्या रखी गई? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, यानी कि न्यू इंडिया टेक्नोलॉजी इंस्पिरेशन। तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर से इसको शुरू किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया भाषिणी का भी शुभारंभ किया, जो भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच को सक्षम करेगा। आप जानते हो डिजिटल भारत जो कार्यक्रम है वो कब शुरू हुआ था? 2015 में। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये 25 सितंबर 2014 को। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम में एप्लीकेशन में, ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सको, टेस्ट लगा सको। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी वहीं पे। और अगर पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल चुके। देखो कल आपसे क्या पूछा था, टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।